ट्रैक है 10 और पॉइंट है आगे उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भी ये ज्ञात है विद्यार्थियों की कमजोरियों एवं त्रुटियों को दूर करके उन्हें समुचित स्तर के अधिगम की संप्राप्ति हेतु सक्षम बनाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया आयोजित की जाती है। और इस प्रकार से जहां निदान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों तथा उनके कारणों को खोजने की प्रक्रिया है, वहां पर तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यों में शिक्षार्थियों को अपनी कमियों को दूर करने में सहायता मिलती है। इस सोपान को सामान्यतः उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है और इसके लिए भी शिक्षक को ऐसे ही सामग्री तैयार करने या फिर प्रबंध करने में कुशल होना चाहिए और जिसका उपयोग भी सुधारात्मक अनुदेशन में किया जा सके और जिससे कि शिक्षण की गुणात्मकता बढ़ाई जा सके। इस प्रकार से उपचारात्मक शिक्षण के ऐसा शिक्षण या फिर अनुदेशन कार्य है जिसमें कि विद्यार्थी विशेष या फिर विद्यार्थियों के समूह विशेष की उन सामान्य या फिर विशेष अधिगम कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निवारण करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और जिनका कि ज्ञान किसी भी निदानात्मक परीक्षण से प्राप्त किया गया हो। इस प्रकार से निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण की पूर्वगामी क्रिया है और उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण की पश्चात्यवर्ती परिवर्तित क्रिया है और क्रमबद्ध परीक्षण के आधार पर भी किया गया निदान उपचारात्मक शिक्षण को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। सामग्री का चयन। उपचारात्मक शिक्षण हेतु भी उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सुधारात्मक सामग्री की रचना विद्यार्थियों की व्यक्ति की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी की जानी चाहिए और शिक्षक को निरीक्षण, साक्षात्कार तथा निदानात्मक परीक्षण के द्वारा धीमी गति से सीखने वालों के काम का विश्लेषण करना होगा और इन तीनों को भली प्रकार से ध्यान में रखने से हमें ये निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है कि किस प्रकार की सुधारात्मक सामग्री तैयार करनी होगी और क्या वह सामग्री शिक्षार्थी की विशिष्ट कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी। सुधारात्मक सामग्री क्रमिक और आत्मनिर्देशात्मक तथा शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से भी कार्य करने का अवसर देने वाली होनी चाहिए। सामग्री के साथ में दिए जाने वाले निर्देश सरलता पूर्वक पठनीय तथा बोधगम्य हो। फिर सुधारात्मक सामग्री शिक्षार्थियों को अपनी गति से प्रगति करने का अवसर देने वाली हो। सामग्री शिक्षार्थियों की प्रगति के क्रमबद्ध अभिलेखन को भी प्रोत्साहन करती है और शैक्षणिक सामग्री को चुनते तथा प्रयोग करते समय क्षेत्र विशेष में शिक्षार्थी की व्यक्ति की आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक को व्यक्तिगत स्तर पर भी व्यवहार करना होगा और भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षार्थी के लिए भी भिन्न भिन्न प्रकार की कार्य प्रणालियों को भी अपनाना होगा। शिक्षार्थी अंतःक्रिया और शिक्षणार्थी सामग्री अंतःक्रिया जैसे अंतःक्रिया के दूसरे प्रकारों का भी उपयोग करना होगा और इसके अतिरिक्त उचित शैक्षणिक सामग्री का उपयोग करते हुए परंपरागत शिक्षार्थी अंतःक्रिया को भी प्रयोग में लाना होगा। जिस प्रकार का निदान होता है उपचार भी ठीक उसी अनुसार किया जाना चाहिए। इस मूल मान्यता का अनुसरण करते हुए गणित में हम संभावित उपचारात्मक शिक्षण उपायों के बारे में कुछ निम्न धारणाएं बना सकते हैं। अगर कक्षा के सभी या फिर अधिकांश विद्यार्थी किसी एक प्रकार की अधिगम कठिनाई का कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं तो उसके निवारण हेतु भी एक साझा उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सकता है। इस कार्य हेतु कठिनाई तथा कमजोरी जिस क्षेत्र या फिर प्रकरण विशेष से संबंधित है उस प्रकरण का या फिर अधिगम विशेष के पुनः शिक्षण अधिगम हेतु विशेष अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा सकती हैं तथा उनके शिक्षण हेतु भी अन्य उपयोगी शिक्षण विधियों, दृश्य श्रव्य साधनों तथा शिक्षण व्यू रचनाओं और अभ्यास कार्य, प्रयोगात्मक कार्य आदि का सहारा लिया जा सकता है। अगर निदान की गई कठिनाइयों की कमजोरी ऐसी है जिसे कि विद्यार्थी विशेष द्वारा ही अनुभव किया जा रहा है तब उपचारात्मक उपाय भी व्यक्ति के और विशिष्ट ही होंगे। जहां तक गणित की बात है, ये एक क्रमिक रूप से विकसित विषय है और यहाँ पर प्रत्येक प्रकरण यानी टॉपिक शिक्षण अधिगम हेतु अपने से पहले पढ़ाए हुए प्रकरणों के ऊपर ही निर्भर करता है तथा आगे पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के लिए भी आधार भूमि तैयार करता है। और इस तरह से अगर कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकरण विशेष में इसीलिए किसी भी अधिगम कठिनाई का अनुभव कर रहा है क्योंकि इसे पढ़ने के लिए भी जो पूर्व ज्ञान या फिर अधिगम क्षमताएं उसे चाहिए वे उसके पास नहीं है, तो इसका एकमात्र बेहतर इलाज यही होगा कि उसे यह बुनियादी आधार प्रदान कर दिया जाए जो और उसकी पुरानी कमजोरी जो कि विशेष के अर्जन में रह गई है उसे दूर कर दिया जाए और इस कार्य तो इस कमजोरी के निवारण के लिए भी व्यक्तिगत रूप से उसे जो भी शिक्षण चाहिए वह उपयुक्त विधियों तथा तकनीकों से प्रदान करना ही उसका यहाँ पर उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन माना जाएगा। और अगर निदान की गई कठिनाइयां या फिर कमजोरियां ऐसा नहीं है जो कि उसके पूर्व ज्ञान या फिर पिछली पढ़ाई हुई बातों को अच्छी तरह से ग्रहण करने से संबंधित हो तब उनके कारण अवश्य ही वर्तमान में किए जाने वाले शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में छिपे रहे होंगे और निदानात्मक परीक्षण के परिणाम तथा विद्यार्थी विशेष द्वारा की जाने वाली अधिगम त्रुटियों के विश्लेषण से ही अब यह मालूम पड़ेगा कि उसके द्वारा
विषय का प्रकरण विशेष अधिगम के संदर्भ में किस प्रकार की कठिनाई या फिर कमजोरी का अनुभव किया जा रहा है और तथा उसके पीछे कौन से संभावित कारण हो सकते हैं, और इस प्रकार से के निदान के आधार पर भी उसके लिए विशिष्ट उपचारात्मक शिक्षण के आयोजन का नियोजन किया जा सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो कि कठिनाइयां तथा कमजोरियां गणित के किसी भी प्रकरण का अध्ययन क्षेत्र में विद्यार्थी अनुभव कर रहे हों, उनके मूल शारीरिक या फिर संवेगात्मक व्यवहार संबंधी कारण विराजमान हो। इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। विद्यार्थी अपने खराब स्वास्थ्य, बीमारी तथा शारीरिक या मानसिक अपंगता की वजह से गणित के अधिगम में कठिनाई का अनुभव कर सकता है और पढ़ाई में कमजोर भी रह सकता है। कोई भी विद्यार्थी विशेष या फिर पूरा समूह विद्यालय में न मिलने वाली वांछित शैक्षणिक सुविधाओं तथा उचित शिक्षण अधिगम परिस्थितियों के कारण गणित के अधिगम अर्जन की कठिनाइयों का अक्षमता का प्रदर्शन कर सकता है। विद्यार्थी विशुद्ध संवेगात्मक कारणों की वजह से भी अधिगम पथ पर आगे बढ़ने में काफी कठिनाई का अनुभव कर सकता है और फलस्वरूप हम उसे गणित विषय के अधिगम के संदर्भ में भी गहन अधिगम कठिनाइयों और कमजोरियों तथा अक्षमताओं से घिरा हुआ महसूस करते हैं। और कई बार तो अध्यापक या फिर माता पिता द्वारा प्रदत्त एक साधारण सी फटकार व लड़ताड़ विद्यार्थी को बौद्धिक तथा संवेगात्मक रूप से भी नितांत क्रिया शून्य तथा अपाहित सा बना डालती है। गणित में अनुभव की जाने वाली जो है अधिगम कठिनाइयां कमजोरियों तथा पिछड़ेपन के लिए भी इस तरह से बहुत से मामलों में व्यवहारात्मक और संवेगात्मक कारणों एवं परिस्थितियों को काफी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। और कई बार तो इस प्रकरण की व्यवहारात्मक तथा संवेगात्मक समस्याएं अध्यापक के व्यवहार तथा विद्यालय में उपस्थित कारणों से पैदा नहीं होती हैं, और बल्कि उनके लिए घर और परिवार का वातावरण, माता पिता के द्वारा बालकों के लालन पालन में कमी तथा उनके द्वारा किया गया अनुचित एवं अवांछित व्यवहार प्रतिक्रिया स्वरूप विद्यार्थियों को ऐसे व्यवहार की ओर धकेल देता है कि वे गणित विषय के अधिगम में कठिनाई तथा अक्षमता का अनुभव करने लगते हैं। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी बालक विशेषतः गणित के अधिगम में कठिनाई, कमजोरी या फिर अक्षमता का क्यों अनुभव कर रहा है, और इसके पीछे न केवल ज्ञानात्मक व्यवहार क्षेत्र के अध्ययन और अध्यापन संबंधी कारण ही हो सकते हैं, बल्कि क्रियात्मक तथा भावात्मक व्यवहार क्षेत्र की भी ऐसी व्यवहार, स्वास्थ्य तथा वातावरण जन्य समस्याएं हो सकती हैं, और जिनकी वजह से विद्यार्थी गणित की किसी भी निदानात्मक परीक्षण परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन करके उपचारात्मक शिक्षण की मांग कर सकता है। और कई बार विद्यार्थी की गणित के अध्ययन संबंधी ये कठिनाइयां भी तथा अक्षमताएं किसी भी एक विशेष कारण का प्रतिफल होती हैं, और तो कई बार तो एक से अधिक कारणों के द्वारा भी ये विकास को वो प्राप्त होती हैं। और इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी किसी भी विद्यार्थी की गणित संबंधी कमजोरियां, कठिनाइयों तथा अक्षमताओं के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण के नियोजन की बात सोचे, तो समस्या को उसके समग्र रूप में भी निवारण हेतु कदम उठाएं और घर परिवार के वातावरण, माता पिता तथा अन्य परिजनों का भी व्यवहार पर गणित अध्यापक को शिक्षण और शिक्षक व्यवहार, विद्यालय का शिक्षण अधिगम वातावरण, निर्देशन एवं परामर्शदाताओं की सलाह और उपचारात्मक शिक्षण और कार्यक्रम का व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर भी उचित आयोजन तथा समयानुसार संशोधन आदि सारी बातों का एक अच्छे उपचारात्मक शिक्षण के नियोजन तथा कार्यान्वयन में पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को उनकी अपनी व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों को दूर करने हेतु भी वांछित वातावरण तथा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और वे पुनः अपने स्वाभाविक रूप से गणित के अध्ययन की रुचि के लेकर के अधिगम पथ पर ठीक तरह से आगे बढ़ने के काबिल हो जाए। अब है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कि निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। उत्तर है इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम से। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है। उत्तर है उद्देश्यों का। नेक्स्ट है गणित में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि, उत्तर है इसका बालकों द्वारा की गई गलतियों का उपयोग करें। नेक्स्ट है जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण का उपचारित किए बिना समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है, उसमें गुण होता है। उत्तर है इसका विश्वसनीयता का गुण। ऐसे नैदानिक प्रयोग की आवश्यकता होती है। उत्तर है इसका छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए। और जिस क्रिया में ये पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह क्रिया क्या कहलाती है। उत्तर है इसका निदानात्मक कार्य। ऐसे नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है। उत्तर है इसका छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उसके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। और नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण द्वारा। उत्तर है इसका सभी प्रकार के विद्यार्थियों की गलतियों में कमजोरियों का ज्ञान होता है। और नेक्स्ट है प्रश्न निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों तो आवश्यक है।
उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था। और नेक्स्ट है निदानात्मक परीक्षण हेतु प्रश्नों का चयन किया जाता है। उत्तर है इसका संपूर्ण प्रकरण से। नेक्स्ट प्रश्न गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। उत्तर है इसका बालकों द्वारा की गई गलतियों व कमजोरियों का ज्ञान। और नेक्स्ट प्रश्न उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। उत्तर है इसका संपूर्ण पाठ्यक्रम से। और नेक्स्ट प्रश्न अच्छा शिक्षण होता है। उत्तर है इसका निदानात्मक तथा उपचारात्मक रूप से। और नेक्स्ट प्रश्न मूल्यांकन की प्रकृति है। उत्तर है इसका दोनों ही, एक तो गुणात्मक और दूसरा परिमाणात्मक। और नेक्स्ट शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है। उत्तर है इसका उपचारिक शिक्षण करना। नेक्स्ट निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उत्तर है इसका छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। और नेक्स्ट प्रश्न छात्रों को कलम ठीक ढंग से पकड़ना सिखाना है। इससे उनकी किन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। उत्तर है इसका लेखन संबंधी। और नेक्स्ट नैदानिक परिपत्र बनाने की आवश्यकता है। उत्तर है इसका छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। और नेक्स्ट उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। उत्तर है इसका जब तक कि छात्रों का पिछड़ेपन दूर ना हो। और नेक्स्ट प्रश्न निदानात्मक परीक्षण के बाद में जरूरत पड़ती है। उत्तर है इसका उपचारात्मक शिक्षण की। दैट्स ऑल। अब है नया चैप्टर संख्या पद्धति। जब हम सब जानते हैं कि गणित में हम संख्याओं पर आवश्यक संक्रियाएं से प्रयोग करके इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि गणित की मूल विषय वस्तु संख्याएं नंबर्स हैं। वर्तमान विश्व में प्रचलित हिंदू अरबी संख्या पद्धति में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए भी दशमलव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दशमलव प्रणाली है गणित में निम्न 10 संकेतों को अंक कहा जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इन 10 अंकों के प्रयोग के कारण हमें इसे हम दशमलव प्रणाली कहते हैं। संख्या किसी भी एकल अंक या फिर अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या लिखना पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 होती हैं और ये धनात्मक होती हैं। शून्य भी एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा जाता है। एक अंक की संख्याएं 1 से लेकर 9 तक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या है एक एवं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9। फिर 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर के 99 तक की संख्याएं, जैसे कि 10, 11, 98, 99, कुल 90 संख्याएं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 एवं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेकर के 999 तक, कुल 900 संख्याएं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 100 और एवं सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंकों की संख्याएं 1000 से 9999 तक, कुल 9000 संख्याएं। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 एवं सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 5 अंकों की संख्याएं 10000 से लेकर के 99999, कुल 90000 संख्याएं। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10000 एवं सबसे बड़ी संख्या 99999। और 6 अंकों की संख्याएं इसमें 1 लाख एवं सबसे बड़ी 9,99,999 है। और 7 अंकों की संख्याएं 10 लाख से 99,99,999 और कुल 90 लाख संख्या है। उसके बाद 10 लाख एवं सबसे बड़ी संख्या 99,99,999 है। 8 अंकों की सबसे जो है सबसे छोटी संख्या जो होती है 1 करोड़ एवं सबसे बड़ी संख्या 9,99,99,999। और 8 अंकों की संख्याएं 1 लाख से लेकर के 9,99,99,999 तक, कुल 9 करोड़ संख्याएं हैं। अंकों में और शब्दों में और अंकों में और शब्दों में। अंकों में 909, शब्दों में 909 और अंकों में 8098 और शब्दों में भी 8089 पढ़ेंगे इसको। और फिर है अंकों में 3179, शब्दों में पढ़ेंगे 3179।
फिर है नेक्स्ट 11,111, शब्दों में भी 11,111 और अंकों में है 1,01,111। अंकों में है 2013, शब्दों में 2013 पढ़ेंगे। फिर है 10,059, इसको भी शब्दों में लिखेंगे 10,059। फिर है 79,449, इसको शब्दों में लिखेंगे 79,449। और फिर है 41,111, इसको लिखेंगे 1,09,053। और फिर है संख्या 10,01,011, शब्दों में भी इसी तरह से लिखेंगे 10,01,911। और फिर है 87,101, तो इसमें जो लिखने का क्रम होगा 87,00101, तो इसको लिखेंगे 87,01,101। इसी प्रकार से 19,266 को लिखेंगे 19266 और शब्दों में लिखेंगे 19,266। इसी प्रकार से अंकों में 98,998, इसको लिखेंगे 98,998। और इसी प्रकार से 790,7008, इसको लिखेंगे 79,07,008। और नेक्स्ट है